चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ क्या रहे हैं हम। चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटा सा क्वेश्चन है कि मोल अंश ज्ञात करने का सिर्फ आपको सूत्र लिखना है। मोल अंश का सूत्र ज्ञात करने के लिए आपके पास में जो सूत्र होता है वो होता है कि कोई भी पदार्थ जो है वो किया हुआ है, विलीन है या कुछ भी है, ठीक है, मिश्रण है। तो अगर आप उसमें मोल अंश ज्ञात करना चाहते हो तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, विलायक जो होता है, विलायक या विलेय, उसके मोलों की संख्या अपॉन मिश्रण में सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या को डिवाइड करते हैं तो मोल अंश आ जाता है। मोल अंश का मतलब होता है कि किसी भी जो मिश्रण है उस मिश्रण के अंदर जो घटक घुले हुए हैं उस घटक का कितना अंश जो है वो उसके अंदर है। तो जैसे मान के चलिए कि मिश्रण जिसके अंदर दो घटक है, ए और बी घटक, ओके। अब अगर मुझे मोल अंश निकालना है घटक ए का, ठीक है, तो घटक ए का मोल अंश निकालने का फॉर्मूला है एन ए। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, यानी ए और बी के दोनों मोलों को जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपको दूसरे घटक का मोल निकालने हैं तो दूसरे घटक के मोलों की संख्या बटा पूरे विलियन के अंदर जो भी घटक है उन सबके मोलों की संख्या, और हमेशा जो इनका मोल अंश का जो सम होता है वो हमेशा एक आएगा। ये अपने को थोड़ी बातें कुछ ध्यान रखनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि रुधिर में ऑक्सीजन की कमी सांद्रता से पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, और स्पष्टतया सोच नहीं पाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि ये हेनरी के रूल्स में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि रुधिर में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई, किसकी कमी हो रही है यहाँ? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की सांद्रता में अगर कमी हो जाती है तो पूछा है कि वो सोच नहीं पाते तरीके से, ऐसा क्या है? तो इस विशेष दशा को आपको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया, इस दशा को क्या कहते हैं, इसका नाम लिखो। और दूसरा पूछा गया इस स्थिति का कारण भी स्पष्ट करो, ऐसा क्यों होता है? ये बोर्ड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस दशा को या इस रोग का नाम है हाइपोक्सिया, ठीक है। इस रोग का नाम क्या है? हाइपोक्सिया नाम है भाई, ठीक है, हाइपोक्सिया कहते हैं। और उच्च पर्वत क्षेत्रों में वायुमंडल दाब कम होता है। अब जब वायुमंडल दाब कम होगा जिससे ऑक्सीजन की सांद्रता भी घट जाती है, परिणाम स्वरूप शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्यों? क्योंकि उच्च क्षेत्रों में दाब जो है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, जिससे पर्वतारोही जो है वो कमजोरी महसूस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके अंदर एनर्जी कम बनेगी बॉडी में, और स्पष्ट रूप से वो सोच नहीं पाते हैं। तो अपने को मेन चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि जो ये स्थिति उत्पन्न होती है इसका नाम है हाइपोक्सिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट भी है कि 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में मिले हैं, ठीक है भाई, 100 ग्राम जल में है। एथेनोइक अम्ल की जल में मोललता ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना क्या करना है, वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, मोललता। बस जैसे ही मोललता वर्ड आता है तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। मोललता यानी मोललिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं, विलेय जो है वो कौन है? वो है एथेनोइक अम्ल। कितना ग्राम है? 30 ग्राम है, ओके। विलायक जो है वो है जल, और वो कितना है? 100 ग्राम। लेकिन आपको पता है जो विलायक है वो किलोग्राम होना चाहिए, तो यहाँ पर 0.100 किलोग्राम में आ गया, ये किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने। दूसरी बात, एथेनोइक अम्ल का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 60 ग्राम पर मोल होता है, ओके। तो मोललता का फॉर्मूला अपने पास रहा है कि विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, आपसे वैल्यू रखते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और पता कर लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। किसके मोल निकालते हैं? विलेय के मोल। विलेय कौन है? या एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल के मोल क्या देगा? दिया गया द्रव्यमान, भाई दिया गया द्रव्यमान कितना दिया गया है वो द्रव्यमान, और इसमें अपन भाग दे देंगे मोलर द्रव्यमान का, ठीक है। तो जैसे मोलर द्रव्यमान का भाग देंगे तो अपने पास में इसके मोल निकल के आ जाएंगे। तो ये अपने पास में मोल निकल के आए हैं 0.5 मोल। बस मोलरता के फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू, ये रहे मोल, ये रहा किलोग्राम में, और यहाँ चला गया 5 मोल पर केजी, ठीक है, ठीक है। इसी को मोलर बोला जाता है, और इसी के पीछे इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है, स्मॉल, ठीक है। ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि स्थिर क्वांति मिश्रण क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है स्थिर क्वांति मिश्रण क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है राजस्थान बोर्ड 2019 में पूछा गया है। तो स्थिर क्वांति मिश्रण क्या होता है? देखो क्वांति वर्ड जो है, क्वांति वर्ड का मतलब हुआ क्वंतनांक। क्वांति वर्ड का मतलब क्या हुआ भाई? क्वंतनांक हुआ, ठीक है। और स्थिर का मतलब होता है स्थिर यानी समान, एक जगह पे, ठीक है। स्थिर यानी एक जैसा समान मिश्रण। अब मिश्रण का मतलब वो इसके अंदर ए प्लस बी कोई दो कंपोनेंट घुले हुए हैं, एक या दो ज़्यादा मिश्रण वजन। तो ऐसे मिश्रण जिसके अंदर एक से ज़्यादा पदार्थ घुले हुए हैं और वो समान है, क्या समान है? उसका क्वंतनांक, ओके। तो कितने प्रकार होते हैं? ओके। तो परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिनकी द्रव और वाष्प अवस्था में संघटन समान होता हो, अर्थात
जो एक निश्चित तापमान पर अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना उबलते हो। घूम फिर के मैं एक ही वैसी बात कह देता हूँ, जो एक साथ उबलते हो, जो एक साथ उबलते हो, जो एक साथ उबलते हैं, उन दोनों मिश्रण को कहा जाता है स्थिर क्वांटम मिश्रण। ठीक है भाई, चलिए उसे स्थिर क्वांटम मिश्रण कहते हैं। और ये जो इसकी विशेषता है कि इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वो सामान्य आसवन विधि, देखिए आसवन विधि द्वारा इसको अलग भी नहीं कर सकते आप, आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दोनों का क्वथनांक एक समान है, यानी क्वथनांक जो है वो कैसा है, दोनों का क्वथनांक एक समान है। क्वथनांक एक समान होगा तो दोनों एक साथ उबल जाएंगे, इस वजह से इसको सामान्य आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ जो स्थिर क्वांटम मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूनतम क्वांटम स्थिर क्वांटम मिश्रण, ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है वो एथेनॉल प्लस जल है, इन दोनों को एक साथ उबल जाते हैं। और दूसरा है उच्चतम क्वांटम स्थिर क्वांटम मिश्रण, इसमें नाइट्रिक अम्ल आता है और जल का मिश्रण आता है। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, बस सिंपल से मोटी मोटी याद रखनी है जो एक साथ उबल जाते हैं दोनों। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहता है कि पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2018 में पूछा गया है पराशरण दाब। तो पराशरण दाब किसे कहते हैं कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा होगा कि एक छोटा सा आप बात लेते हैं और उसके अंदर यहाँ SPM होती है, ठीक है। अब यहाँ जो है ना पार्टिकल कुछ लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए, तो पराशरण दाब किसे कहते हैं? पराशरण में विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होता है। मान के चलिए ये कम सांद्र विलयन है, ये अधिक सांद्र विलयन है। अब जो विलय के कण जो होंगे वो कण क्या करते हैं, वो इस प्रकार गति करते हैं, वो इस डायरेक्शन से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे, ठीक है। किसको पार करके? ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये SPM अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको पार करके कम सांद्रता से कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। तब एक साम्य अवस्था स्थापित, जब तक एक साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती, मतलब चलते रहेंगे, फिर एक साम्य अवस्था आ जाएगी जब दोनों आना जाना बंद कर देंगे कण, ठीक है। इस प्रवाह को रोकने के लिए अधिक सांद्र विलयन की ओर से एक अतिरिक्त दाब लगाया जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि ये जो कण है वो इधर आ रहे हैं और मैं यहाँ पर एक दाब लगा देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं एक दाब लगाता हूँ और ये जो पार्टिकल है, जो कण है, ये आना बंद कर देंगे, तो इनके विपरीत लगाया गया जो ये दाब है ना, ये पराशरण दाब। तो क्या लिखा देखो, इस प्रवाह को रोकने के लिए अधिक सांद्रता की ओर एक अतिरिक्त दाब लगाया जाता है। यही अतिरिक्त दाब जो है वो विलय के प्रवाह को रोकता है और इसे ही पराशरण दाब कहते हैं, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर या OP कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सी बात है कि जो विलय के कण है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आएंगे। इस प्रवाह को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन पर एक अतिरिक्त दाब लगाया जाएगा और यही अतिरिक्त दाब जो है वो इन कणों को रोक देता है, तो इसी कहा जाता है पराशरण दाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, इसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या होता है, आप समझ सकते हो कि अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है उसका सिर्फ काम ये होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को एक विलय के जो पार्टिकल होते हैं उनको विलय की ओर गमन कराना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव के क्वथनांक, द्रव के क्वथनांक, ठीक है भाई। द्रव के क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। पहली बात तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है उसको परिभाषित करना है, ठीक है। और क्या करना है, अवाष्पशील विलयन विलय मिलाने पर, अवाष्पशील विलयन मिलाने पर उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, ये ऐसा क्या होगा भाई। इसमें क्या करना, देखो विलयन की जगह विलय कीजिएगा, विलयन की जगह अवाष्पशील विलय, कोई विलयन है उसके अंदर अपन अवाष्पशील मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो कम टेम्परेचर पर उबलना चाहिए वो अधिक टेम्परेचर पर उबलेगा, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी द्रव का वह दाब जिस पर उसका वाष्प दाब उस पर लग रहे बाहरी दाब यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्वथनांक कहलाता है। मतलब आप किसी चीज़ को अगर इसके अंदर गर्म कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप इसको अगर हीट देते हो, गर्म करते हो, ठीक है, तो ये उबलना कब प्रारंभ करेगा? ये उबलना तब प्रारंभ करेगा जब यहाँ से जो बाहर से दाब लग रहा है वो दाब और इसके अंदर का जो लिक्विड है, द्रव है, उसका दाब जब बराबर हो जाएंगे तो ये उबलना प्रारंभ कर देगा। तो द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब उस पर लग रहे बाहरी दाब जैसे कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। अब दूसरी बात है कि जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, उस पदार्थ के अंदर मैं अवाष्पशील विलय मिला देता हूँ, कुछ भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाल देता हूँ, जैसे मैंने चीनी डाल दी। अब चीनी डाल दूंगा तो ये जो इसका वाष्प दाब है वो घट जाएगा, ऐसा क्यों होगा? विलयन में अवाष्पशील अणुओं की संख्या घट जाती है, ठीक है, जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है। अब ये वाष्प दाब कम हो जाएगा क्योंकि आपने अविलय पदार्थ मिलाया है, तो इसकी वजह से इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक ताप देना पड़ेगा। ताप कैसे देना पड़ेगा, अधिक ताप देना पड़ेगा। और जब अधिक ताप देंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक
बढ़ जाएगा। आप सिंपल सी बात याद रखो कि कोई भी अगर विलियन है, उस विलियन के अंदर आप अवाष्पशील विलियन मिला देते हो जो जिसकी वाष्प नहीं बन सकती, तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और वाष्प दाब में कमी आने के कारण अब आपको वाष्प दाब के बराबर करने के लिए इसमें जो ताप है वो ताप अधिक देना पड़ेगा, इसलिए इसका जो क्वथनांक है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। क्लियर है भाई? चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं अपन इसमें। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी अपन एक बार क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के, 27 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, साथ में यूरिया की बात हो रही है। तो 27 डिग्री टेम्परेचर आपको दे दिया गया, 27 डिग्री ताप पर यूरिया के 0.1 मोलर विलियन का परासरण दाब आपको निकालना है। जैसे आपके माइंड में परासरण आता है तो पाई याद आ रहा होगा, पाई इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर आर की वैल्यू दे दी गई है आपको। चलिए, परासरण दाब का फॉर्मूला ये होता है, इसमें जो मोलरता है आपको वो दी गई 0.01 मोलर, और आर का मान आपको पता है और क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन यहाँ जो तापमान है वो हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आंसर है आपका 300 केल्विन। तो टेम्परेचर आ चुका है। बस सिंपल सा ये रहा पाई का, इसके अंदर तीनों की वैल्यू पुट कर दी और अपने पास में आंसर आ गया 0.246 वायुमंडलीय। ठीक है भाई? चलिए, तो इस प्रकार हमने कुल मिला के कुछ जितने भी क्वेश्चन हो सके हमने किए हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पर हम